फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के अंतर्गत कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं जो एपिथेलियम टिश्यू है, उपकला ऊतक है, वो क्या है, उन कहाँ पाया जाता है, उनके कार्य हमने पढ़ लिया था। आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो देखिए, संयोजी ऊतक क्या करता है, नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव, कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। तो ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, इनके अलावा ये क्या करता है, अन्य ऊतक है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको आलंबन देता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम सपोर्टिंग टिश्यू भी कह देंगे, आलंबक ऊतक भी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो उपकला ऊतक होते हैं, इस तरह उपकला ऊतक है, उनके अंदर नीचे क्या प्रेजेंट होती है, आधारी झिल्ली। आधारी झिल्ली के नीचे इनमें उपस्थित होता है संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कंप्लीट है, ये बताया था मैंने। इसका मतलब उपकला ऊतक को सपोर्ट कौन दे रहा है, जहाँ जहाँ उपकला ऊतक होगा उसके नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए कौन है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, तो ये मेसोडर्म से बनता है। अब ये मेसोडर्म क्या हुई, आपको पता है कि जो अंडाणु और शुक्राणु है, स्पर्म और ओवम होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं। माता है उससे मिलता है अंडाणु, और पिता है उससे मिलते हैं स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु, ये आपस में जुड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं निषेचन। फिर निषेचन से बन जाता है युग्मनज, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट फिर विभाजन करके बनाता है मोरूला। ठीक है, मोरूला विभाजन करके बनाता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के अंदर इस तरह एक गुहा होती है, इस तरह ब्लास्टूला बनता है। फिर ब्लास्टूला है, ये विकसित होकर क्या करेगा, गेस्ट्रूला बनाता है, जिसमें 3 परतें होती है, 3 लेयर पाई जाती है। तो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्टोड्रम, सबसे बाहर की लेयर। बीच वाली है उसको हम कहते हैं मीसोड्रम, और सबसे अंदर की ओर की जो लेयर रहती है उसको हम कहते हैं एंडोड्रम। तो 3 लेयर होती है। ये मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे जो जंतु है उसका विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक 2 चीज़ें होती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ह्यूमन बींग है तो 3 लेयर होती है। तो इसमें जो मीजोड्रम होता है, ठीक है, उनसे बनता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू से जो संयोजी ऊतक होता है। अब कैसे बनता है, इनमें जो कोशिकाएं होती है उसको हम कहते हैं मेसेनकाइम कोशिकाएं, मेसेनकाइमल कोशिकाएं। ठीक है, ये नाम है मेसेनकाइमल सेल। तो इन कोशिकाओं के द्वारा बनता है संयोजी ऊतक। ठीक है, अब ये कैसे बनता है हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, हमारे अंदर त्वचा की बात करते हैं। जैसे त्वचा है, त्वचा में सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो है एपिथेलियम ऊतक का। ये है हमारी एपिथेलियम, त्वचा की अधिचर्म। ठीक है, एपिडर्मिस इसको कहते हैं, त्वचा की सबसे बाहरी लेयर। उसके बाद में इसमें होती है आधारी झिल्ली, बेसल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पता चल जाए। उसके बाद में आता है संयोजी ऊतक, यहाँ पर पूरा संयोजी ऊतक रहेगा। उसके बाद में जैसे रुधिरवाहिनी है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, रुधिरवाहिनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा है, संयोजी ऊतक। अब जो संयोजी ऊतक है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला होता है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, दूसरा इसमें तंतु है और आधात्री है, सेल्स है और फाइबर्स है और ग्राउंड सबस्टेंसेज है, उनसे मिलकर ये कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। अब इस भाग को अगर हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं, इस तरह बहुत सारे टाइप की कोशिकाएं हैं, कोई छोटी कोशिकाएं हैं, कोई बड़ी कोशिकाएं हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। इनके अलावा इनमें यहाँ पर ऐसे तंतु उपस्थित होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फाइबर्स के अलावा जो भाग है उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर ग्राउंड सबस्टेंसेस कह देते हैं, आधात्री या मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम, इसका नाम हो गया मैट्रिक्स भी, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ग्राउंड सबस्टेंसेस होता है, ये प्रेजेंट होता है इस तरह, कंप्लीट है, इस तरह उपस्थित है। तो ये क्या करता है, जैसे हमारे उपकला ऊतक को सपोर्ट दे रहा है। मैंने आपको बताया था उपकला ऊतक में रुधिरवाहिनियाँ नहीं पाई जाती, तो उनको पोषण कौन देगा, ये संयोजी ऊतक पोषण देगा। कैसे देगा, इधर से जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज चाहिए होता है, ग्लूकोज निकल के आएगा संयोजी ऊतक के पास और संयोजी ऊतक दे देगा एपिथेलियम की कोशिकाओं को। या मान लेते हैं कि इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है इन कोशिकाओं को, ऑक्सीजन है वो निकल के यहाँ से आएगा और इनके पास चला जाएगा। इन कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो यहाँ से निकाल कर वापस रक्त में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह का काम जो होता है ये सब कौन कर रहा है, इनके बीच में संयोजी ऊतक कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे शरीर का लगभग 30% भाग बनाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो ऊतक पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं,
कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें सब चीज़ें लगभग आ जाती है। जैसे हमारे रक्त हो गया, हमारी हड्डियाँ हो गई, हमारे जो उपास्थियाँ नरम हड्डियाँ हो गई, मस्तिष्क में भी उपस्थित है, हमारे मेरुरज्जु में भी उपस्थित है, लगभग ये शरीर के हर भागों में उपस्थित, त्वचा के नीचे भी उपस्थित है। तो हर भाग में ये कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित है। अब देखो मैंने कहा कि ये 3 भागों से मिलकर बना है। कोशिकाएं हैं, तंतु है और आधात्री है, सेल्स है, फाइबर्स है एंड ग्राउंड सबस्टांसेस है। अब जो कोशिकाएं हैं वो इसमें कई टाइप की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, तो उनके बारे में हम एक एक देख लेते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोशिका है उसका नाम होता है फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। ये जो मेसेनकाइम कोशिका ना, ये विभाजन होकर क्या करेगी, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका बनाएगी। ठीक है, ये फाइब्रोब्लास्ट याद रखना है, जहाँ पर भी आपको ब्लास्ट शब्द मिल जाता है, ब्लास्ट का मतलब कोशिकाएं हैं, और साइट वर्ड मिल जाता है, इसका मतलब भी कोशिका। अंतर ये है कि ब्लास्ट होता है तो कोशिका तो होती है, लेकिन कोशिका में विभाजन की क्षमता बहुत होती है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती, बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन कर सकती है। लेकिन साइट में कोशिका इतनी ज़्यादा विभाजित नहीं होती। साइट का मतलब कोशिकाएं ही हैं, नॉर्मल कोशिकाएं। ब्लास्ट का मतलब ऐसी सेल जो बहुत ज़्यादा क्या करे, सेल डिवाइड होकर नई सेल बनाती रहे। तो देखो ये ब्लास्ट है, इसका मतलब ये क्या होती है, डिवाइड करके बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगी। इनके अलावा नाम है इसमें फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या करती है, तंतु बनाती है। फाइबर का मतलब क्या होता है, तंतु होता है, फाइबर्स बनाएगी। तो ये जो तंतु हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे कि तंतु है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इन तंतुओं का निर्माण कौन करेगी, फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाएं ही करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम दिखा देते हैं, जैसे ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं। इनके अलावा इनमें कोशिका पाई जाती है मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं ये प्रतिरक्षा की कोशिकाएं हैं हमारी। ठीक है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली कोशिकाएं हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। जैसे हमारी बेसोफिल कोशिकाएं, आपने नाम सुना होगा, WBC के अंदर आती है बेसोफिल कोशिकाएं। अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वेरी, मैं आपको आगे पढ़ा देंगे। बेसोफिल कोशिकाएं उसके समान ही मास्ट कोशिकाएं होती है। ये एलर्जी का कारण भी बनती है, बेसोफिल भी एलर्जी का कारण बनती है। इन मास्ट कोशिकाओं के द्वारा 3 प्रकार के केमिकल्स है वो स्रावित होते हैं, 3 प्रकार के रसायन है उनका स्राव किया जाता है, सेक्रेट्स होते हैं। एक है, उसका नाम होता है हिस्टामिन, हिस्टामिन हिंदी का नाम भी यही है। दूसरे का नाम होता है सेरोटोनिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, और एक होता है हिपेरिन। ठीक है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामिन की वजह से एलर्जी होती है। सेरोटोनिन क्या करता है, रक्त वाहिनी को संकरा कर देता है, छोटा कर देता है। इसे मोटी है तो इसको संकरा कर देगा, ठीक है, नेरो कर देगा। और हिपेरिन क्या करता है, ये हमारे रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ठीक है, एंटी ये क्लोटिंग फैक्टर है। अब इनके बारे में हम डिटेल से कभी फिर पढ़ेंगे, यहाँ का हमारा टॉपिक नहीं है। तो इसमें दूसरी टाइप की सेल कौन सी प्रेजेंट हो गई, मास्ट कोशिकाएं। ठीक है, तीसरे टाइप की जो सेल है इसमें वो प्रेजेंट है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं, ये फेगोसाइट कोशिका होती है। फेगोसाइट, साइट का मतलब कोशिका हो गया, फेगो का मतलब होता है भक्षण करना। जैसे हमने आपने पढ़ा है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, उसमें नाम फेज हो जाता है, फेज दोनों स्पेलिंग एक ही है, PHAGE फेज होता है। लेकिन यहाँ फेगोसाइट पढ़ा जाता है, वहाँ पर फेज पढ़ा जाता है, ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर भी है ना PHAGE, सॉरी ये PHAGE है, ऐसी नहीं होगा। मैक्रोफेज कोशिकाएं, तो फेग का मतलब होता है भक्षण करना, ये भक्षण करने वाली कोशिका है। ठीक है, जैसे अपनी न्यूट्रोफिल भी भक्षण करने वाली कोशिका होती है। तो देखिए कैसे है वो समझे, कि यहाँ पर जैसे चोट लग गई है आपके, यहाँ कोई सुई चुभ गई या कील है वो चुभ गई, त्वचा पर कील चुभ गई। अब जैसे कील चुभी है तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया आदि चिपक कर इसके साथ में अपनी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे, इधर से बैक्टीरिया अपनी बॉडी में आ जाएंगे। तो उस टाइम पे ये मैक्रोफेज है वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी और उन बैक्टीरिया को, वायरस को खाना शुरू कर देती है, और उनको हम बोल देते हैं भक्षकाणु इस वजह से, यानी फेगोसाइट कह देते हैं। तो मैक्रोफेज किस टाइप की कोशिका हो गई, फेगोसाइट कोशिका हो गई। अब ये फेगोसाइट कोशिका बनती कैसे थी, कि इसमें कोशिका होती है मोनोसाइट बोलकर, किसमें, रक्त में, ये यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाती है। तो याद रखना है, रक्त की कुछ कोशिकाएं हैं वो निकलकर संयोजी ऊतक में आ सकती है और निकलकर वापस भी जा सकती है। रक्त खुद भी संयोजी ऊतक है, ध्यान रखना है, रक्त भी खुद एक संयोजी ऊतक है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि रक्त में से कुछ निकलकर बाकी अन्य संयोजी ऊतक में कोशिकाएं आ सकती है और वापस भी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट है, ये 3 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और NK लिम्फोसाइट। ठीक है, ये सब के सब हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करेगी, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। ये भी देखो बैक्टीरिया वायरस को खा रही है, तो इसका मतलब ये भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। ये भी प्रतिरक्षा प्रदान कर रही है, ये भी प्रतिरक्षा प्रदान करेगी, ये भी प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। इनके अलावा नेक्स्ट कोशिका इसके अंदर जो यहाँ पर मिलेगी वो है प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा कोशिका है, इनको बनाती है कौन, बी कोशिका, यानी ये जो है ना लिम्फोसाइट की बी कोशिका, इनसे प्लाज्मा कोशिका बनती है। और फिर इन प्लाज्मा कोशिका से बनता है एंटीबॉडी बोलकर, ठीक है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनती है।
जिसको प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। जब बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी में जा रहा है, देखो यहाँ से, तो ये एंटीबॉडी उनको जुड़कर उनको नष्ट करवाने का, उनको मारने का काम करती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेल कौन सी प्रेजेंट हो गई? प्लाज्मा कोशिका। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं हो सकती है? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट केवल अस्थि के अंदर होती है, हर जगह पर नहीं होती। ओनली किस में होगी? बोन के अंदर होगी। इसका मतलब बोन यानी हड्डी भी किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। कंप्लीट है। ये ओस्टियोसाइट को बनाने का काम करती है फाइब्रोब्लास्ट, यानी ये कोशिका विभाजन करेगी और विभाजन करके क्या बना सकती है? ओस्टियोसाइट बना लेगी। अगर हम बात करें हड्डी की, तो एक होती है नरम हड्डी, कॉन्ड्रियोसाइट नाम है, सॉरी ये, तो कॉन्ड्रियोसाइट बोलकर हमारे अंदर होती है नरम हड्डियाँ, जिनको हम कहते हैं उपास्थि। जैसे अपने कान की जो हड्डी है ना, ये नाक के जो बीच की हड्डी है, उनको हम उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो हम अगर कार्टिलेज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या पाई जाएगी? ये कॉन्ड्रियोसाइट पाई जाएगी। हड्डियों की बात करें तो उसमें पाई जाएगी ओस्टियोसाइट। ठीक है, हर ऊतक में नहीं होती। फाइब्रोब्लास्ट लगभग सब में मिल जाएगा। उनके अलावा इनमें होता है एडिपोसाइट कोशिकाएं, और ये एडिपोसाइट किन में पाया जाता है? आगे हम स्टडी करेंगे। केवल वसा ऊतक होते हैं उनमें उपस्थित होता है। फैट टिश्यू जो होते हैं उनमें उपस्थित होता है। फैट टिश्यू जो होते हैं, यानी जो वसा, जैसे अपने जो होता है पेट के आसपास का एरिया है नीचे का, यहाँ पर वसा जम जाती है काफ़ी, अपनी किडनी के चारों ओर काफ़ी वसा जमी हुई रहती है। तो उन वसा को बनाने का काम किनके द्वारा होता है? एडिपोसाइट। तो इसका मतलब वसा भी क्या है? वसा भी एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखो इसका तीसरा काम और आ गया। वसा पता है हमें क्या करती है? ये हमें आघात है, ठीक है, उससे बचाती है। जो चोट लग रहा है, आपको मुक्का मारा है, तो उसको ये बचाने का काम कौन कर रहा है? एडिपोसाइट कर रही है। तो ये इसकी अलग अलग कोशिकाएं हो गई। कौन कौन सी हो गई? फाइब्रोब्लास्ट हो गई, मास्ट कोशिकाएं हो गई, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा कोशिका, ओस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट और एडिपोसाइट। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की कोशिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अलग अलग ऊतकों में अलग अलग टाइप की होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनमें तंतु कौन कौन से होते हैं। ओके, अब हम जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें पाए जाने वाले फाइबर्स है, तंतु, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखें, अभी हमने पढ़ा था कि जो इस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें बहुत टाइप की सेल्स है, बहुत सारी की कोशिकाएँ हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप की इसमें सेल्स प्रेजेंट है। कोई का नाम था फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, किसी का नाम था मैक्रोफेज। ठीक है, कुछ कोशिकाएं हैं उनको हमने नाम दिया था मास्ट सेल, कुछ लिम्फोसाइट, कुछ प्लाज्मा सेल्स, ऐसे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट थी। अब इनका जो खाली भाग होता है ना बीच का, अंतर कोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें इस तरह तंतु पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं। अब ये फाइबर्स जो होते हैं ये तीन टाइप के इनमें देखने को मिलता है। पहला है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर है, ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। और ये जो फाइबर होता है कोलेजन फाइबर, ठीक है, ये श्वेत रंग का होता है, वाइट है, ये वाइट फाइबर्स है। प्लस ये होता है मोटा, ऐसे मोटे फाइबर्स है, ऐसे लंबे हैं, मोटे फाइबर्स है इस तरह ये, और लंबे तंतु है इसे, और ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और अशाखित है, अशाखित है यानी अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांचेज नहीं उपस्थित होगी। कंप्लीट है। दूसरा हम इसमें जो फाइबर्स पढ़ रहे हैं इनका नाम होता है रेटिक्यूल, यानी रेटिक्यूल का मतलब होता है जाल। ये जाल बनाने का काम करते हैं इसमें, जालिका। ठीक है, जालिका बनाएंगे, ठीक है, जाल बनाएंगे, ट्रेप लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो होते हैं ये पतले होते हैं तंतु, ज़्यादा मोटे नहीं होते, पतले तंतु होते हैं और इस तरह लंबे होते हैं। ये जाल बनाएंगे इसे होकर। और ये तंतु जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं? अशाखित होते हैं, कोई ब्रांच नहीं दिखाई है। तीसरे टाइप के इसमें जो तंतु होते हैं उनको हम कहते हैं इलास्टिन। इलास्टिन तंतु है, ये इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन है, ठीक है, उसी से इसका नाम इलास्टिन पड़ गया। इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और ये शाखित होते हैं, यानी इस तरह ब्रांच निकली हुई रहती है इनकी, से शाखाएँ होती है इसमें, ऐसे शाखाएँ निकली हुई रहती है, ब्रांच होते हैं ये। ठीक है, जैसे एक तंतु दिखा दिया, ये दूसरा तंतु है, इससे शाखाएँ निकल रही है, ये इस तरह से कई सारी शाखाएँ निकलती है, इनमें ब्रांच होते हैं। तो ये हो गया अशाखित और मोटे, अशाखित और पतले, और ये शाखित है और लंबे हैं और पतले भी है। कंप्लीट है। एक चीज़ और याद रखना है, ये जो है ये प्रत्यास्थता प्रोवाइड करते हैं, इनको क्या करते हैं? प्रत्यास्थ बनाते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये इनको दृढ़ बनाते हैं। ठीक है, दृढ़ता जो रिजिडिटी होती है ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दृढ़ बनाते हैं, ये दृढ़ होते हैं यानी फैलने, खींच नहीं सकते, इसको हम खींच सकते हैं, ये इलास्टिक होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर है ना, ये जो होती है अपने कान की जो कर्ण पिन्ना है, इसके अंदर जो होता है
इलास्टिन फाइबर से ज़्यादा होते हैं, ये प्रत्यास्थ होती है इसकी वजह से, तो प्रत्यास्थता प्रोवाइड करेंगे और ये रिजिड बनाते हैं, थोड़ा उसको दृढ़ बनाते हैं कंप्लीट। तो 3 टाइप के इसमें फाइबर्स हो गए। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं आधात्री। तो आधात्री के अंदर पाया जाता है म्यूकोपोलीसेकेराइड, म्यूकोपोलीसेकेराइड। अब ये देखो पॉलीसेकेराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है, ठीक है। ये लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं इस तरह, यानी बहुत लंबी श्रृंखला होती है कार्बोहाइड्रेट में इस तरह, जैसे ग्लूकोज 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 बहुत सारे, जिसमें गोल गोल दिखा रहा हूँ ये ग्लूकोज है, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं। इसमें एक अमाइनो ग्रुप भी जुड़ जाता है, अमाइनो ग्रुप, ठीक है, यानी एक अमीनो अम्ल जुड़ जाता है, अमीनो समूह जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की संरचना प्रेजेंट होती है। ये क्या है, एक तरह का केमिकल है, ये कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आपने पढ़ा है C6H12O6 ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं, जैसे एक ग्लूकोज हो गया, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाएंगे और जुड़कर ये क्या करते हैं, म्यूकोपोलीसेकेराइड बनाते हैं। अब ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जो हम जैव अणु का चैप्टर पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कि ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है। तो वो वीडियो भी देखना आप ना भूलें, ठीक है। अब इनके भी कई एग्जाम्पल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हमारे पास है, एक तो है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन, ठीक है, और एक केवल ग्लाइकेन है। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर ये आपको याद रहे तो ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनके अलावा नहीं याद है तो भी चलेगा। इनमें एक पाया जाता है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक अम्ल, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, ये नाम है, हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, तो देखो ये जो मैंने बताया था कोशिकाएं हैं, तंतु इनके साथ में, इनके अलावा यहाँ पर इनमें जो पदार्थ रहेगा, यहाँ पर लिक्विड रहेगा, ठीक है, जो तरल रहेगा, उस तरल का नाम क्या है, आधात्री, और उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम क्या है, म्यूकोपोलीसेकेराइड, यानी ग्लूकोसेमिनोग्लाइकेन और ग्लाइकेन्स। और इनके अलावा इनमें होता है हाइलुरोनिक अम्ल, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है। हाइलुरोनिक अम्ल भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है जो यहाँ पर उपस्थित है। और इस हाइलुरोनिक अम्ल को कहते हैं हम जंतु सीमेंट। ये क्या करता है, ये कोशिकाओं को पास पास रखने का कार्य करता है, सीमेंट की तरह चिपकाने का काम करता है। जंतु सीमेंट, एनिमल सीमेंट कहा जाता है हाइलुरोनिक अम्ल को। तो ये हो गई संयोजी ऊतक है उसकी संरचना की, वो कैसे बनने होते हैं। अब हम उनके अलग अलग प्रकार पढ़ लेते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं। तो हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ढीले संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ढीले संयोजी ऊतक में क्या होता है कि जैसे सेल्स है, कोशिकाएं उपस्थित है, थोड़ा नीचे दिखाता हूँ, कोशिकाएं उपस्थित है इस तरह, ठीक है, और इनके बीच में कोलेजन तंतु है, ठीक है, रेटिकुलर तंतु है। इनके अलावा इलास्टिन तंतु जो क्या होते हैं इस तरह शाखित होते हैं, ब्रांच होते हैं, ये सब इनमें उपस्थित है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये ढीले बंधे हुए रहते हैं, ये काफ़ी पैक नहीं होते, पास पास नहीं होते, ज़्यादा एकदम ढीले ढाले बंधे हुए रहते हैं, लूज रहते हैं, ठीक है। और ये इनके एग्जाम्पल होते हैं 2, वायवीय ऊतक है और दूसरा है वसा ऊतक। अब ये जो वायवीय ऊतक है ये कहाँ उपस्थित होता है, ये जैसे विभिन्न प्रकार के अंग हैं उनके आकार बनाने में अपनी जो रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिनी जिसको हम कह देते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो बनाने में, उसकी भित्ति बनाने में काम आता है। कैसे, जैसे ये रक्तवाहिनी है, ठीक है, इस रक्तवाहिनी की इस भित्ति को हम जूम करके देखते हैं तो इस रक्तवाहिनी में क्या होता है, एक संयोजी ऊतक से बनी हुई संरचनाएं हैं इस तरह। ये मैं इसको डायरेक्ट ऐसे दिखा रहा हूँ, संयोजी ऊतक से बनी हुई संरचनाएं हैं, ये संयोजी ऊतक से बनी है। इनके अलावा इनके ऊपर यहाँ पर पाया जाता है बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है, आधारी झिल्ली, और उसके ऊपर पाया जाता है एपिथीलियम। ऐसे तो इस तरह इन जो रक्तवाहिनी की जो भित्ति होती है, दीवार होती है, उसको बनाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत होती है। और वो कौन सा ऊतक बनाता है, वो बनाता है वायवीय ऊतक, एरियोलर टिश्यू बनाता है। इनके अलावा ये त्वचा है, त्वचा का निर्माण करेगा, त्वचा में भी काम आता है, स्किन के अंदर भी काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वायवीय ऊतक, एरियोलर टिश्यू।
वसा उत्तक नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, वसा बनाएगा। हमारे जो आंतरिक अंग है, जैसे अपने छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनके चारों ओर सफ़ेद रंग की त्वचा है, वसा है, ये इकट्ठी होती है। हमारी किडनी है, उसके चारों ओर रहती है। हमारी स्किन जो होती है ना, त्वचा, अपने स्किन के नीचे भी, जैसे त्वचा है, त्वचा के नीचे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा वसा का आवरण उपस्थित होता है, वसा उपस्थित होती है अपनी स्किन के नीचे ही, त्वचा के नीचे ही। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो एक्सरसाइज करने वाले वो कार्डियो करके क्या करते हैं, वसा को कम कर लेते हैं। तभी जैसे ये जो हो ना, टाइगर श्रॉफ है, ठीक है, नाम सुना है टाइगर श्रॉफ जो हीरो है, ठीक है, तो इनके जो मसल्स ऐसे दिखाई देते हैं अलग अलग, उसका कारण क्या है, त्वचा के नीचे का जो फैट है ना, वो उनका कम हो चुका है। वो फैट एकदम बहुत कम कर लेते हैं ताकि उनके मसल्स के जो कट होते हैं वो दिखाई दे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम अपनी त्वचा को ऐसे पकड़ के देखें, तो अगर ये त्वचा में बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही है, इसका मतलब फैट बहुत ज़्यादा है, और ये पतली दिख रही है, इसका मतलब ये फैट बहुत कम है। तो ये क्या करते हैं, त्वचा के नीचे भी पाई जाती है। वसा उत्तक कहाँ पाई जाती है, त्वचा के नीचे, अपनी स्किन के नीचे होती है, स्किन के नीचे होती है, बिलो द स्किन प्रेजेंट होती है। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के अंग के चारों ओर, आंतरिक अंग है, ठीक है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे अपने इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, किडनी है, उनके चारों ओर भी उपस्थित है, ठीक है, उनके चारों ओर उपस्थित होती है वसा उत्तक। अब ये क्या करता है, ये चोट से उनको बचाने का काम करता है, प्लस ये भोजन को इकट्ठा करता है। हम खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा खाना हो गया, उनको स्टोर कर लेता है, वसा के रूप में संग्रहण करता है, उसका स्टोर करने का काम करता है। और हमारे शरीर में दो प्रकार के जो है वसा है, ये पाई जाती है। एक तो होती है श्वेत वसा और एक होती है भूरी वसा, ठीक है। वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं, वाइट, और कुछ होते हैं ब्राउन भी। तो ज़्यादा जो काम की होती है वो ब्राउन होती है, लेकिन ये हमें नहीं मिलती, ये बच्चों में ज़्यादा मिलती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर से भूरी जो फैट है, भूरी जो वसा है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और हमारे अंदर कैसी रहती है, श्वेत टिश्यू ही रहा जाता है। अब देखो एक चीज़ और काम करती है, ये हमारे अंदर इंसुलेटर का भी काम करती है। जो भूरी, खासकर तो भूरी, दोनों ही करती है, लेकिन ज़्यादा काम कौन करेगी, भूरी। किसका काम करती है, इंसुलेटर, यानी ये ऊष्मारोधक का काम करती है, यानी ये हमें सर्दी से बचाने का काम करती है। तो जो सर्दियों में जो ठंडे इलाकों में रहने वाले जंतु होते हैं, जैसे सील मछलियां हैं, ये पहाड़ी इलाकों में, जो बर्फीले इलाकों में रहती है, तो उनमें ये भूरी वसा, इनका आवरण या वसा का आवरण बहुत ज़्यादा होता है, जो उनको क्या करता है, सर्दी से बचाने का काम करता है। छोटे बच्चे हैं, उनको भी सर्दी से बचाने का काम कर रही है भूरी वसा। हमारे अंदर भी होती है, लेकिन हमारे अंदर श्वेत वसा ज़्यादा होती है, यही हमारे अंदर ऊष्मारोधक इंसुलेटर का काम करती है। तो तीन काम हो गए वसा उत्तक के। क्या क्या हो गया, भोजन को इकट्ठा करना वसा के रूप में, स्टोर करना फूड को फैट के फॉर्म में। दूसरा इसका काम क्या हो गया, हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनको चोट से बचाना, उनको डैमेज होने से बचाना। तीसरा इसका काम क्या है, इंसुलेटर का काम करना, ऊष्मारोधक का काम करना, यानी सर्दियों से बचाना, अपनी शरीर की जो ऊष्मा है, शरीर की जो गर्मी है, हीट है, उसको बॉडी के अंदर ही रखना, बाहर नहीं जाने देना। तो ये इस तरह का काम करता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सघन संयोजी उत्तक। नाम से पता चल रहा है कि ये, इनमें तंतु बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होते हैं, ये डेंस हो जाता है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तंतु बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये डेंस हो जाता है, ये सघन हो जाता है, ठीक है। तो इनमें ढीले नहीं बंधे होते, ये सघन रूप से बंधे होते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। इसका मतलब क्या हो गया, नियमित वाले में तंतुएं इस तरफ उपस्थित होते हैं, समांतर क्रम में तंतु उपस्थित होते हैं, इसे समांतर, ठीक है। यानी पैरेलल फॉर्म में फाइबर्स, कौन से फाइबर्स, वही है कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ये क्या है, पैरेलल फॉर्म में है, और इनमें कोशिकाएं इस तरह उपस्थित है आधात्री में से। तो एक निश्चित फॉर्म में, एक निश्चित पैटर्न में इनके अंदर जो है तंतु उपस्थित है, तो इनको हम बोल देते हैं नियमित संयोजी उत्तक। अब कौन सा नियमित, इसका पूरा नाम हो जाएगा नियमित सघन संयोजी उत्तक, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और कुछ में क्या होते हैं, अनियमित होते हैं, कोई तंतु ऐसे हैं, कोई तंतु ऐसे हैं, इस तरह अनियमित रूप से फैले हुए हैं तंतु, और उनमें कोशिकाएं उपस्थित है, इस तरह कोशिकाएं उपस्थित है। तो अनियमित हो गए तो इसका नाम हो गया इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अनियमित सघन संयोजी उत्तक। कंप्लीट है। ओके, अब नियमित संयोजी उत्तक के दो एग्जांपल है, एक है हमारे पास कंडरा और एक है स्नायु, टेंडन्स और लिगामेंट्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स है। अब देखो टेंडन्स क्या काम करता है, जैसे अपनी हड्डियां है, ये हड्डी है हमारी इस तरह, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक हड्डी स्टार्ट हो जाती है, रेडियस चलना बोलकर हड्डियाँ होती है, यहाँ पर दो हड्डियाँ होती है, ध्यान रखना है। जैसे मैं हाथ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक हड्डी है, फिर यहाँ पर दो हड्डी है, यहाँ पर दो हड्डी है, और यहाँ पर उपस्थित होती है हमारे मसल्स, ये मांसपेशियाँ हैं, पेशी उत्तक, जो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, पेशी उत्तक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हड्डी है, अस्थि है,
बोन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये पेशी है, मसल्स है। ओके, ये हमारे पास पेशी है और ये हमारे पास बोन है। तो यहाँ पर इनको आपस में चिपकाने का काम करती है, और ये काम कौन करती है, ये कंड्राई करती है, ठीक है। और ये श्वेत रंग के तंतु से बनी है, यानी कोलेजन तंतुओं से बनी है। वाइट तंतु है, वाइट फाइबर्स है, उनसे बनी होती है। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट इसको आप देखो ऐसे याद कर सकते हो, BMT, BMT, बी फॉर बोन है, सॉरी, एम से मसल्स और टी से टेंडन है। तो जो बोन और मसल्स को जोड़ने वाली है आपस में, वो कौन है, टेंडन्स है। कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में हम स्टडी करते हैं कि देखो ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है। ये हमारे पास अस्थि है, ये बोन है, और इनको दोनों हड्डियों को आपस में यहाँ से चिपकाने के लिए छोटे छोटे ऐसे फाइबर्स जैसे निकलते तंतु निकलते हैं, और वो होते हैं स्नायु या लिगामेंट्स। स्नायु या लिगामेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है लिगामेंट्स, ठीक है। तो हड्डी को हड्डी से, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, BBL, BB लो, ठीक है। BB को आप गिफ्ट दे रहे हो, BB लो गिफ्ट, ठीक है। तो B से हो गया हमारे पास बोन, और इसे L से लिगामेंट, इनको आपस में जोड़ रहा है, वो कौन हो गया, स्नायु या लिगामेंट्स हो गया। तो ये क्या करता है, बोन को बोन से, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट्स, और मांसपेशी मसल्स को बोन से जोड़ रहा है, अस्थि से जोड़ रहा है, वो है टेंडेंस। ये दोनों कैसे हैं, ये इरेगुलर अनियमित सघन संयोजी ऊतक है। कंप्लीट है, याद रह जाएगा। ओके, एक चीज़ और याद रखना है, जो स्प्रेन होता है, ठीक है, मोच आना बोलते हैं ना, पैरों में मोच आ गई इस तरह, तो मोच आना, इस लिगामेंट में खिंचाव हो जाता है, इसकी वजह से ही मोच आती है, स्प्रेन होता है। तो मोच आने का कारण क्या है, लिगामेंट में खिंचाव होना, स्प्रेन होना, स्प्रेन, इसको मोच को इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अनियमित सघन संयोजी ऊतक। ये ऊतक है, कोई अलग टाइप नहीं होता, ये ऊतक हमारी जो त्वचा होती है, ठीक है, ये स्किन है त्वचा, उस त्वचा के नीचे स्थित होते हैं, ठीक है, त्वचा के नीचे स्थित होते हैं। देखो कैसे स्थित होते हैं, त्वचा में सबसे बाहर का जो लेयर है वो तो है हमारे एपिथेलियम टिश्यू का, उसके बाद में जो लेयर बनती है वो बन गया हमारे वायवीय ऊतक एरियोलर टिश्यू का, और फिर उसके नीचे स्थित होती है लेयर, वो है हमारे कौन सी, इरेग्युलर टिश्यू का, और फिर उसके नीचे और भी नीचे स्थित होती है यहाँ पर वसाएं, तो यानी एडिपोज टिश्यू, वसा ऊतक का। कंप्लीट है। तो इस प्रकार ये हो गए हमारे पास वायवीय ऊतक, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेगुलर डेंस जो है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम स्टडी करते हैं विशिष्टीकृत। विशिष्टीकृत है, ये 3 टाइप के होते हैं, इनको कार्य के आधार पर और उनकी संरचना के आधार पर हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक कहलाता है इसमें अस्थि, अस्थि यानी हड्डियाँ भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स। दूसरा होता है उपास्थि यानी नरम हड्डियाँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, ये भी क्या है, ये भी विशिष्टीकृत ऊतक है। और तीसरा जो टाइप का इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं रक्त, ब्लड। तो इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। अगली वीडियो में आपको अस्थि, उपास्थि और रक्त के बारे में अलग वीडियो बना दिया जाएगा, उसमें डिटेल से हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा नहीं लगा है तो भी हमें कमेंट करके बताओ कि सर इसमें ये कमी रहे।